पुलिस 2020 के लिए जीव विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट नंबर 5 हम आपके लिए लेकर आए। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपकी विगत परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं। एक लास्ट में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है, उसका आंसर आप जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर उस क्वेश्चन का, लास्ट में जो क्वेश्चन छोड़ा है उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है। देखिए, दूध के पाचन के बारे में बात हो रही है, तो दूध के पाचन में जो एंजाइम है वो है रेनिन एंजाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, जठर रस के अंदर जो रेनिन एंजाइम अक्रिय प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जठर रस में, जिसको हम बोलते हैं, जठर रस को जो बोला जाता है वो बोलते हैं हम गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेनिन एंजाइम जो होता है प्रोरेनिन, ठीक है, प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है ये। अब ये क्या करता है, ये HCl के साथ में क्रिया करके सक्रिय रेनिन के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो HCl के साथ में क्या होता है, ये HCl के साथ में क्रिया करता है और ये सक्रिय रेनिन के रूप में बदल जाता है। ठीक है, सक्रिय रेनिन के रूप में। अब इसके बाद में क्या होगा कि रेनिन जो एंजाइम है, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो दूध में घुलनशील, एक तो दूध में घुलनशील होता है प्रोटीन, ठीक है, और एक होता है आपका कैसीन। ठीक है, ये जो प्रोटीन और कैसीन होते हैं, इनको क्या ठोस अवस्था में और अघुलनशील अवस्था में बनाने का ये कार्य करता है। ठीक है, और ठोस एवं अघुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट, ठीक है, पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है ये, और इसको क्या करता है, ये दही के रूप में बना देता है, जिससे क्या है, प्रोटीन पर पेप्सिन एंजाइम क्रिया कर सके। तो इसका ये कार्य होता है रेनिन का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है, तो रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। देखिए, पाचन का जो अधिकांश भाग जो होता है ये संपन्न होता है आपकी छोटी आंत के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, जो मानव शरीर के अंदर जो पाचन की क्रिया है ये मुख से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, मुख से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मुख में क्या होती है, मुख में लार होती है, तो वहीं से ये प्रारंभ हो जाती है। अब मुख से प्रारंभ होती है, इसके बाद क्या होता है, भोजन जो है अमाशय में जाता है और अमाशय से ये जठर रस निकलता है। अमाशय से क्या निकलता है, जठर रस, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और यकृत से निकलने वाला जो पित्त होता है, वो पित्तरस जो होता है भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, भोजन को क्षारीय कौन बनाता है, पित्तरस, जिसको हम बोलते हैं पित्तरस, ये बनाता है भोजन को क्षारीय। अब इसके बाद में क्या होता है कि यकृत से निकलने वाला जो पित्तरस होता है ये भोजन को क्षारीय बनाता है और अग्नाशय से भोजन छोटी आंत में आता है और यहीं भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण होती है। भोजन की जो पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है वो फिर कहाँ होती है, छोटी आंत में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, श्वसन क्रिया के अंदर अगर बात करें तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इन और यहाँ लिख देता हूँ आउट। कौन कौन सी गैस जो हैं मानव शरीर के अंदर जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं CO2। CO2 की परसेंट मात्रा होती है 0.03%, ये इन होती है, और आउट होती है 4% के लगभग। ठीक है, और O2 के बारे में बात करें तो O2 होती है 20%, तो ये इन होती है और बाहर जाती है 5% के करीब। ठीक है, H2O के बारे में बात करें तो 0.5% के करीब ये होती है H2O, और 6.2% के करीब लगभग जो होती है ये आउट होती है। और यहाँ से बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्या है, 78% आती है बॉडी में, और 78%, और ये 78% ही एज इट इज निकल जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की जो घटक की मात्रा जो होती है नाइट्रोजन की, वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो पोटेशियम सबसे आवश्यक खनिज है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पोटेशियम जो है हृदय को धड़कन एवं नाड़ी संसाधन के कार्यों में संचालित रहता है। ठीक है, ये करता है, इसको काम करता है ये पोटेशियम। अब कहाँ से मिलता है ये पोटेशियम, मिलता है हमें मांस, मछली, ठीक है, अनाज, फल, सब्जियाँ, ठीक है, इनसे हमको ये क्या मिलता है, पोटेशियम मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा खनिज है जो धड़कन को, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, वो है पोटेशियम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता।
यहाँ संश्लेषण की क्षमता के बारे में बात हो रही है, तो संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। थैलेसीमिया जो है एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक रोग है, इसको बोल सकते हैं, अनुवांशिक रोग है ये। और ये क्या है, माता पिता से बच्चों में आता है, अनुवांशिक रोग इस तरीके से होते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर का एक समूह है, उसके अंदर आते हैं ये थैलेसीमिया रोग जो है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन की संश्लेषण क्षमता नहीं होती है बॉडी के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन दे रखे हैं चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक। देखिए हैजा जो है जल जनित रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जल जनित रोग वो होते हैं जो जल के अंदर, जल में जो अति सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है, विषाणु या फिर अमीबा, ठीक है, इनकी वजह से जो रोग होते हैं तो वो जलजनित रोग कहलाते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन है अपना सी ऑप्शन हैजा, जो कि जलजनित रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का कारक है। खसरा रोग के बारे में बात हो रही है। खसरा जो है विषाणु रोग का, इसका खसरे का कारक कौन है? विषाणु, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विषाणु इसका कारक है। और विषाणु जनित रोगों के अंदर अगर देखें तो एड्स है आपका, ठीक है, रेबीज है, और इसमें आप पोलियो भी बोल सकते हैं, ठीक है, पीलिया भी बोल सकते हैं, और ये इस तरीके के काफ़ी सारे रोग हैं जो कि ये क्या है, विषाणु जनित रोग होते हैं, एड्स, रेबीज, पोलियो, पीलिया आदि, ठीक है। खसरे के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो विषाणु होता है वो मोरबेली ये विषाणु है, मोरबेलू विषाणु, तो इसके द्वारा ये रोग फैलता है, खसरा रोग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और लास्ट में जो हमने क्वेश्चन छोड़ा उसका आंसर जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में बीमारी संचरित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? देखिए मनुष्य में जो बीमारियों को संचरित करने वाले जो कीट होते हैं उनको बोलते हैं बैक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बैक्टर। संचालित करने के लिए जो वायरस या फिर इनको बोल सकते हैं वेक्टर, तो बैक्टीरिया फिर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? कैडमियम प्रदूषण की बात हो रही है, तो कैडमियम प्रदूषण ऑप्शन दे रखा है मीनामाता, एटाइटाई, फ्लूरोसिस और ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो एटाइटाई जो रोग है, कैडमियम की अति सूक्ष्म मात्रा से भी अधिक मात्रा में अगर बॉडी में अगर चला जाए, मानव शरीर में कैडमियम चला जाए, तो वहाँ जो रोग होता है वो होता है एटाइटाई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये क्या है, ये जो रोग है ये जोड़ों की और हड्डियों की, ठीक है, अस्थियों की और जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है ये, ठीक है, बहुत ही दर्दनाक बीमारी है ये। इसके अलावा अगर बात करें कैडमियम से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इससे लीवर का कैंसर भी हो सकता है, लीवर या फेफड़ों का कैंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एटाइटाई रोग किससे होता है? कैडमियम की वजह से होता है, अगर ये अति सूक्ष्म मात्रा से ज़्यादा स्तर पर पहुंच जाए बॉडी के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया नेत्र रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मायोपिया जो है नेत्र रोग है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष के अंदर अगर बात करें तो निकट की वस्तुएं तो इनको सही दिखती हैं, ठीक है, निकट की वस्तु क्या होती है, बिल्कुल सही दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तु कैसी होती है, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में धुंधली दिखाई देती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है निकट दृष्टि दोष में। और इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं लेंस, कौन सा यूज करते हैं? इसके अंदर लेंस यूज़ करते हैं अवतल लेंस, तो आपको याद रखना है अवतल लेंस जो है इसमें यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब दूरदृष्टि दोष के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दूरदृष्टि दोष जो होता है, दूरदृष्टि दोष इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, वस्तु साफ दिखाई देती है, साफ, और पास की वस्तु क्या होती है, धुंधली दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। तो इसके लिए जो लेंस यूज में लिया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए, उत्तल लेंस यूज में लिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था मायोपिया किस अंग का दोष है? ये निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया, तो ये नेत्र का दोष है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है? देखिए नेत्रदान में जो प्रयुक्त किया जाता है वो कार्निया प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्निया। देखिए अगला प्रश्न है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन बनाया जाता है? देखिए कुनैन जो है, ये दवाई जो बनाई जाती है, ये आपकी दवाई बनाई जाती है सिनकोना पौधे के छाल से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो छाल से, सिनकोना पौधे की छाल से दवाई बनाई जाती है कुनैन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थाइमीन बेरी बिल्कुल सही है, विटामिन डी सूखा रोग बिल्कुल सही है, नियासिन पेलाग्रा ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन विटामिन के लिए मैंने छोड़ दिया, विटामिन के साथ में मेरे को बंध्यापन दिख रहा है, जबकि विटामिन के की वजह से रक्त के थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ये बीमारी होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, WBC का बनना व RBC का विनाश होता है। WBC किस में बनती है और RBC का नष्ट कहाँ होती है? वो होती है आपकी प्लीहा में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्लीहा। प्लीहा के अंदर क्या होता है? WBC का निर्माण किया जाता है और RBC का क्या होता है? विनाश होता है। तो जो WBC है ये अमीबा के आकार के समान होती है, बिल्कुल समान होती है। इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है? देखिए 24 घंटे की बात हो रही है, 24 घंटे में जो द्रव छानती है वो 180 लीटर छानती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और मूत्र की क्रिया, जो मूत्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें पूरी बॉडी के अंदर 24 घंटे के अंदर 180 लीटर द्रव को छाना जाता है, ठीक है, जो किडनी छानने का कार्य करती है ये। और इसी वजह से क्या होता है, किडनी के अंदर किडनी जो छानती है, तो इसमें क्या होता है, रक्त के अंदर आयन और एसिड का संतुलन बना रहता है इसी वजह से ही, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है हमने आपके लिए छोड़ा है, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है? मतलब कोई व्यक्ति है, उसको दुर्घटना हो गई और उसकी दुर्घटना में इतनी स्थिति गंभीर है कि उसको आप ब्लड चढ़ा नहीं सकते, ठीक है। अब उसके ब्लड का परीक्षण नहीं कर सकते कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और ब्लड ग्रुप नहीं पता कर सकते, तो इसके लिए और उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो हमें कौन सा रक्त समूह उसको बिना सोचे समझे दे देना चाहिए, ये चीज़ इसमें पूछी जा रही है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर